कि भाई 19वीं सदी के उत्तरार्ध में या अंतिम चरण में फ्रांस में प्रतीकवादियों का एक दल खड़ा हो गया, जिन्होंने आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों के लिए अपनी रचनाओं में, अपनी अभिव्यक्तियों में प्रतीकों का सहारा लेना शुरू हुआ। और फिर छायावाद को उससे रिलेट करके बताते हैं कि छायावाद उसी प्रतीकवाद से प्रभावित आंदोलन है, जिसको फैंटस्माटा के रूप में शुक्ल जी ने बात किया है। तो आप देखेंगे कि हिंदी कविता में प्रतीकों का सर्वाधिक प्रयोग दो काव्य आंदोलनों में आपको दिखेगा। हिंदी कविता में आपको प्रतीकों का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से छायावाद और प्रयोगवाद, इन दो आंदोलनों में सर्वाधिक आप यहाँ स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा के गीत दीपशिखा में ये प्रयुक्त जो प्रतीक है दीपशिखा, ये प्रतीक है त्याग और समर्पण का। अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को न्यौछावर करके, अपने आप को जला करके दूसरों को आलोकित करना ही दीपशिखा की नियति है। तो मतलब साफ है कि दीपशिखा यहाँ पर प्रतीक है त्याग। और वैसे ही व्यक्ति की अपनी निजता होनी चाहिए, वैयक्तिकता होनी चाहिए। वो समाज के फ्लो में अगर बह जाएगा तो अपनी निजी जो उसकी वैयक्तिक पहचान है, अपना जो वैयक्तिक उसका जो अस्तित्व है, उसे वो खो देगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MIS के आदित्य बैच में। आज की क्लास में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं हिंदी समीक्षा के एक विशेष शब्दावली प्रतीक और प्रतीकवाद पर। ये बड़ा ज्वलंत शब्द है, प्रतीक और प्रतीकवाद। ये दोनों अगर हम देखें, प्रतीक और प्रतीकवाद, तो बिल्कुल अलग शब्दावली है, प्रतीक और प्रतीकवाद। अक्सर यहां से आपने देखा होगा प्रश्न आते हैं, प्रतीकों की बात या प्रतीकवाद की बात हम देखते हैं हिंदी आलोचना में आचार्य शुक्ल के आगमन के साथ शुरू होता है। उससे पहले जो एक परंपरागत आलोचना की पद्धति थी, मूल्यांकन की पद्धति थी, उनमें इनका प्रयोग नहीं होता। तो स्पष्ट है ये पश्चिम से आई हुई अवधारणा है और इसका प्रयोग अगर हम देखें तो इसके प्रयोग की शुरुआत हम देखते हैं आचार्य शुक्ल की समीक्षा से। उनके मूल्यांकन से हम प्रतीकों की बात पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं और प्रतीकवाद की चर्चा भी शुरू हो जाती है। वस्तुतः प्रतीकवाद जो है एक आंदोलन है जो पहले शुरू हुआ और पश्चिमी देशों में शुरू हुआ। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रतीक क्या है, प्रतीक को समझते हैं, फिर उसके बाद हम प्रतीकवाद पर जाएंगे और प्रतीकवाद पर जाने के बाद हम लोग हिंदी कविता में प्रतीक और प्रतीकवाद की स्थिति को देखेंगे कि इसका प्रयोग सर्वाधिक कहाँ हुआ है या अलग अलग विद्वानों की दृष्टि में प्रतीक होते क्या हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास डाला था आप लोगों के लिए बिंबवाद पर। बिंब क्या है, बिंबवाद कब से शुरू हो रहा है और हिंदी कविता में उसका प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रतीक पर। मैंने थोड़ा सा पहले जाके बिंब और बिंबवाद की याद इसलिए दिला दी क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में रिलेट होती हैं, दोनों का अंतः संबंध है। बिंब और प्रतीक जो हैं एक दूसरे से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। पढ़ने के लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव लेवल पे देखेंगे, वस्तुनिष्ठता के स्तर पे देखेंगे तो दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग चीज हैं। लेकिन अंतः संबंध की दृष्टि से अगर आप बिंब और प्रतीक को देखेंगे तो बिंब ही विकसित होकर के प्रतीक में परिणत हो जाते हैं। इस चीज का स्पष्टीकरण आप समझ सकते हैं। जहां तक बिंब का प्रश्न है, मेरी पिछली क्लास को आप देखेंगे, डिटेल आपके समझ में आ जाएगा। बिंब का जहां तक प्रश्न है तो बिंब में अनेकार्थता संभव है, यानी बिंब के अंतर्गत अनेक अर्थ जो है उनकी संभावना की जा सकती है। यदि बिंब भाषा का प्रयोग, बिंबात्मकता का प्रयोग किसी साहित्यकार ने किया है अपने साहित्य के अंतर्गत, वो अलग अलग लोगों के लिए उसके अलग अलग बिंब विधान हो सकते हैं। मेरे नजर में कुछ और चित्र बनेगा, आपके नजर में कुछ और चित्र बनेगा, यानी अनेकार्थता की संभावना होती है बिंब में। लेकिन वही बिंब जब एकार्थ हो जाता है, यानी किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, तो वो प्रतीक बन जाता है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बिंब में जहां पर अनेकार्थता होती है, लेकिन वही बिंब प्रयोग होते होते जब किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तो वो प्रतीक में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रतीक में परिणत हो जाता है। यानी प्रतीक जो है वो बिल्कुल कोई नई चीज नहीं कह सकते, बिंब ही विकसित होकर के प्रतीक बन जाते हैं। अंतर है अवस्था का, स्थिति का, या फिर पाठक के मन में
इंद्रिय ग्राह्यता के स्तर पर क्या दोनों में अंतर है, इसको देखा जा सकता है। यदि हम बिंब की बात करें तो बिंब जो है वो अचेतन मन की सृष्टि होती है, जबकि प्रतीक जो होता है वो हमारे चेतन मन की सृष्टि होता है, चेतन मन में बनता है प्रतीक। तो प्रतीक की स्थिति चेतन मन से है और बिंब की स्थिति अचेतन मन से है। वस्तुतः अचेतन से चेतन में आना, बिंब से प्रतीक में आना है। तो बिंब जो है जब एकार्थ हो जाता है तो वही प्रतीक बन जाता है। यदि हम सामान्य अर्थ में देखें तो प्रतीक जो है इसे सामान्य अर्थ में हम चिन्ह या संकेत कह सकते हैं। चिन्ह या संकेत के रूप में हम बिंब को डिफाइन कर सकते हैं। एक शब्द में अगर कहा जाए, बिंब कह रहे हैं प्रतीक को, तो प्रतीक जो है वो किसी एक प्रकार का चिन्ह होता है या संकेत होता है। अगर इसे आप पारिभाषिक रूप में समझना चाहें प्रतीक को, तो बहुत ही सरल चीज है। जब कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु या वस्तुओं का रूप, गुणधर्म, स्वभाव आदि के आधार पर प्रतिनिधित्व करने लगे, रिप्रेजेंट करने लगे, तो वह जो है वो पहली वस्तु का प्रतीक बन जाता है। मतलब जब कोई भी चीज किसी दूसरी चीज का प्रतिनिधित्व करने लगे, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, रूप के आधार पर हो, गुणधर्म के आधार पर हो, स्वभाव के आधार पर हो, आकार प्रकार के आधार पर हो, किसी भी आधार पर जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु या उस दूसरी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देती है, तो वो उसके लिए प्रतीक का कार्य करने लगती है, यानी उसके लिए प्रतीक बन जाती है। जैसे सपोज करें कि चांद जो है सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है, रोशनी के लिए भी जाना जाता है। यदि चांद जो है सुंदरता का प्रतिनिधित्व करने लगे तो चांद जो है वो सुंदरता का प्रतीक बन गया। जैसे पुष्प कोमल होता है, किसी चीज की कोमलता के लिए पुष्प का प्रयोग किया जाने लगे तो पुष्प जो है वो कोमलता का प्रतीक बन जाता है। स्पष्ट है कि जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु का किसी भी आधार पर प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दे, रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे, तो वो प्रतीक बन जाती है। सिंपल सी बात है, जब आप स्कूल कॉलेज आदि में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि स्कूल्स कॉलेजेस के आगे किसी न किसी महापुरुष की या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की मूर्ति बनी होती है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके महाविद्यालय में या आपके विद्यालय में गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है, तो वो है तो गांधी जी की मूर्ति, लेकिन उस मूर्ति को देखते ही आपको गांधी जी के दर्शन, गांधी जी की विचारधारा का ख्याल आने लगता है। यानी उस मूर्ति में आप गांधी जी को देखने लगते हैं, यानी वो मूर्ति जो है वो क्या कर रही है, गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रही है, गांधी जी के विचारधाराओं को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो वो मूर्ति जो है, वो प्रतिमा जो है, वो गांधी जी के विचारधारा का क्या बन गई, प्रतीक बन गई। गांधी जी का क्या बन गई, प्रतीक बन गई। तो इस तरह से आप प्रतीक को बिल्कुल सरलता से, सरल भाषा में ये दिमाग में रखें कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु का प्रतिनिधित्व करने लगे, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, तो वो उस वस्तु का प्रतीक बन जाती है। और जहां तक इसका सवाल है, ये हमेशा कहां बनता है, व्यक्ति के चेतन मन में बनता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई प्रतीकवाद क्या है। बड़ी सामान्य सी बात है, आप सभी ने बहुत सारे शब्दों में वाद शब्द को पढ़ा होगा। एकेश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद, हिंदूवाद, फलावाद, मार्क्सवाद, बहुत सारे सिद्धांत या विचारधाराओं में आपने वाद शब्द को पढ़ा होगा और इसे फील भी किया होगा कि लॉजिकली ये क्या है। सेम वही चीज है कि प्रतीक शब्द के साथ जब वाद जुड़ जाता है, मतलब इसके लिए हम वर्ड इंग्लिश में यूज करेंगे सिंबल, और ये हो गया सिंबोलिज्म। ठीक है, तो जब ये वाद शब्द जुड़ जाता है तो इसका सिंपल सा, सीधा सा अभिप्राय यही होता है कि उसके प्रयोग का प्रचलन बढ़ जाना,
यानी एक ट्रेंड सेट हो जाना। स्पष्ट है कि प्रतीकवाद से अभिप्राय यही है कि साहित्य में प्रतीकों के प्रयोग का एक प्रचलन आ जाना, या उसका एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतीकों के प्रचलन का जो ट्रेंड सेट हो गया, उसी को प्रतीकवाद कहा गया। तो प्रतीकवाद से अभिप्राय यही है कि साहित्य में प्रतीकों के प्रयोग का प्रचलन हो जाना। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि भाई प्रतीकवाद की शुरुआत कहां से होती है, या कब से होती है, या किन कारणों से होती है। तथ्यात्मक जानकारियां यहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहां तक प्रतीकवाद का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि प्रतीकवाद का आरंभ जो है वो फ्रांस से माना जाता है। प्रतीकवाद का आरंभ साहित्य में प्रथमतः फ्रांस में हुआ। यदि आपने आचार्य शुक्ल को पढ़ा हो तो छायावाद की व्याख्या के क्रम में, छायावाद के मूल्यांकन के क्रम में आचार्य शुक्ल ने इस बात का उल्लेख किया है कि भाई 19वीं सदी के उत्तरार्ध में या अंतिम चरण में फ्रांस में प्रतीकवादियों का एक दल खड़ा हो गया, जिन्होंने आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों के लिए अपनी रचनाओं में, अपनी अभिव्यक्तियों में प्रतीकों का सहारा लेना शुरू हुआ। और फिर छायावाद को उससे रिलेट करके बताते हैं कि छायावाद उसी प्रतीकवाद से प्रभावित आंदोलन है, जिसको फैंटस्माटा के रूप में शुक्ल जी ने व्यक्त किया है। ठीक है, तो यहां पर प्रतीकवाद के आरंभ की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस से इसकी शुरुआत होती है। फ्रांसीसी एक कवि हैं चार्ल्स बोदलेयर, उनको प्रतीकवादी कवि कहा जाता है। फ्रांस के प्रतीकवादी कवि चार्ल्स बोदलेयर, इनकी एक कविता है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो इनकी कविता है ना, इसी कविता को प्रतीकवाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंस को क्या कहा जाता है? प्रतीकवाद का घोषणा पत्र, या इंग्लिश में बोले मैनिफेस्टो। कई बार घोषणा पत्र की जगह पर मैनिफेस्टो शब्द का भी यूज कर देते हैं पेपर में भी, तो इसलिए ये दोनों शब्द दिमाग में रखेंगे। प्रतीकवाद की शुरुआत जो होती है, आरंभिक शुरुआत जो होती है, वो फ्रांस में होती है। फ्रांस कवि चार्ल्स बोदलेयर जो है, उनकी कविता कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो प्रतीकवादियों का मैनिफेस्टो कहा जाता है, उसका घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इंग्लैंड जो है उसमें विलियम बटलर यीट्स, इंग्लैंड में आप देखेंगे यहां पर विलियम बटलर यीट्स, WB यीट्स शॉर्ट में ध्यान रखें। इनको माना जाता है कि इंग्लैंड में प्रतीकवाद शुरू करने का श्रेय, या प्रतीकवाद के आरंभ करने का श्रेय जो है वो WB यीट्स को जाता है इंग्लैंड में। और इन्होंने प्रतीक जो है उसको, उसके दो प्रकार भी बताए। इन्होंने ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक, दो प्रकार के प्रतीक बताए, ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। अगर इनके नेचर को देखा जाए तो ध्वनि प्रतीक जो होता है ये इमोटिव होता है, संवेगात्मक होता है, संवेगात्मक। और यदि विचार प्रतीकों को देखा जाए तो विचार प्रतीक जो होते हैं ये बौद्धिक होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल होते हैं। विचार प्रतीकों का जो स्वरूप होता है वो होता है आपका बौद्धिक। तो यदि वैसे सामान्यतः पूछा जाए कि भाई प्रतीकवाद का आरंभ तो फ्रांस से, और इंग्लैंड में प्रतीकवाद का आरंभ अगर बात किया जाए तो फिर WB यीट्स से माना जाता है। और WB यीट्स ने प्रतीकों को दो प्रकार या दो कोटियों में वर्गीकृत किया, ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। अब यदि हम बात करें
हिंदी साहित्य की। तो यहाँ पर प्रतीकवाद को लेकर के आप देखेंगे अलग अलग विचारक जो हैं, अलग अलग थिंकर्स जो हैं, उन्होंने अलग अलग शब्दावली में प्रतीक को व्यक्त करने का प्रयास किया है। जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। खास करके आचार्य शुक्ल की बात की जा सकती है, डॉक्टर नगेंद्र की बात की जा सकती है, अज्ञेय जी की बात की जा सकती है। हिंदी कविता में अगर प्रतीकों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि हिंदी कविता में प्रतीकों का सर्वाधिक प्रयोग दो काव्य आंदोलनों में आपको दिखेगा। हिंदी कविता में आपको प्रतीकों का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से छायावाद और प्रयोगवाद, इन दो आंदोलनों में सर्वाधिक आपको दिखेगा। हिंदी कविता में अगर आप देखें तो दो आंदोलन, काव्य आंदोलन ऐसे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी आंदोलनों में प्रतीकों के प्रयोग नहीं हुए हैं, ऐसा कहना सर्वथा गलत होगा। लेकिन प्रतीकों के सर्वाधिक प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो फिर ये दो काव्य आंदोलन आपके सामने नजर आएंगे। एक जो है वो छायावाद और दूसरा जो है वो प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के बारे में आप सभी जानते ही हैं। प्रयोगवाद 1943 में जब तार सप्तक प्रकाशित होता है, वहीं से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इसके पुरस्कर्ता या प्रयोगवाद के आरंभकर्ता जो हैं वो अगुआ या नेतृत्वकर्ता अज्ञेय जी माने जाते हैं। तो यहां पर आपको प्रतीकों का प्रयोग बहुधा आपको दिखेगा। और इसके साथ साथ इससे पहले की बात करें तो छायावाद को तो आचार्य शुक्ल ने अपने मूल्यांकन में प्रतीकों से प्रभावित या प्रतीकों से प्रेरित आंदोलन तक कह दिया है। तो छायावाद में प्रतीकात्मकता अधिक होने के कारण शुक्ल जी ने उसको प्रतीकों से प्रेरित आंदोलन भी कह दिया है। अब इन विद्वानों ने प्रतीक को क्या कहा है, प्रतीकवाद को क्या कहा है। यदि आप बात करें आचार्य शुक्ल की, तो आचार्य शुक्ल जो हैं ये प्रतीकवाद को चित्र भाषावाद कहते हैं। ये प्रतीकवाद को क्या कहते हैं? चित्र भाषावाद। यदि आप बात करें नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं प्रतीकों को रूढ़ उपमान कहते हैं। अब यहां समझने की बात है थोड़ी सी, रूढ़ उपमान। उपमान जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग भाव के लिए अलग, एक ही उपमान का अलग अलग तरह से प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये है कि उपमान जो है ये परिवर्तनशील हो सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब कोई भी उपमान किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए, मतलब हमेशा उसका प्रयोग उसी अर्थ में किया जाए, उसी भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाए, तो तब उस कंडीशन में, रूढ़ हो जाने के कंडीशन में, वो उपमान क्या हो जाता है? प्रतीक बन जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र यही कहते हैं कि प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान होते हैं। उपमान जब स्वतंत्र न रह करके एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, तब वो प्रतीक बन जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यदि देखें तो प्रतीक क्या है? रूढ़ उपमान है। मतलब वो स्वतंत्र नहीं रह जाता, किसी विशेष अर्थ के साथ जुड़ जाता है, और जब भी उस प्रतीक का प्रयोग किया जाए तो वो वही अर्थ लाए, उस उपमान का प्रयोग किया जाए तो वो वही अर्थ लाए। उस कंडीशन में उस उपमान को प्रतीक से संज्ञापित किया जाता है, यानी उसे प्रतीक कह दिया जाता है। तीसरे व्यक्ति जो प्रतीक के बारे में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं वो है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी के शब्दों में अगर देखा जाए तो अज्ञेय जी कहते हैं कि भाई प्रतीक जो है वो काव्य में या साहित्य में शक्ति की तलाश है। तो इनके अनुसार प्रतीक जो है वो क्या है? साहित्य में शक्ति की तलाश है, शक्ति की तलाश है। मतलब प्रतीकों के माध्यम से साहित्य में साहित्यकार जो भी व्यक्त करना चाहता है ना, उसकी अभिव्यक्ति सशक्त करने के लिए और मजबूत और सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है।
ठीक है, अब हम लोग जो हिंदी कविता है हमारी या हिंदी साहित्य है उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रतीकों पर चर्चा करेंगे, तो और इसे आप सरलता पूर्वक समझ पाएंगे कि प्रतीकात्मकता है क्या और प्रतीक क्या होते हैं। और आपने ये देखा भी होगा कि विगत कई परीक्षाओं में प्रतीक से संबंधित प्रश्न उठाए गए हैं, खास करके अज्ञेय जी की रचनाओं से प्रतीक पूछे गए हैं। तो इसको और आसानी से समझने के लिए हम देख सकते हैं विभिन्न रचनाओं में प्रयोग किए गए प्रतीकों को, कि कौन सी चीज किस चीज का प्रतीक है, कैसे उसका प्रयोग किया है कवि ने। जैसे अगर हम बात करें प्रसाद जी के लहर का, प्रसाद जी की जो रचना है लहर संग्रह, उसे आप सभी जानते हैं, आप सभी ने शुक्ल जी को भी पढ़ा होगा। जो लहर शब्द का प्रयोग किया है प्रसाद जी ने, लहर का जो प्रयोग किया है, आचार्य शुक्ल को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, आचार्य शुक्ल ने उसको स्पष्ट किया है कि यहाँ लहर से अभिप्राय जो है, ये लहर जो है वो प्रतीक है किसका, आनंद की लहर का। आनंद की लहर कहें या फिर इसे आप नवीन भावोल्लास भी कह सकते हैं, नव भावोल्लास भी कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि यही चीज पूछा गया है कि ये किस चीज का प्रतीक है। यदि आप बात करें महादेवी वर्मा की रचना दीप शिखा, तो यहां दीप शिखा के अंतर्गत, दीप शिखा अपने आप में एक प्रतीक है। दीप शिखा से मतलब दीपक की जो लौ होती है, आप समझ सकते हैं कि दीपक की जो लौ होती है वो स्वतः तो जलती रहती है, लेकिन दूसरों को आलोकित करती है, दूसरों को प्रकाशित करती है। तो यहाँ स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा के गीत दीप शिखा में ये प्रयुक्त जो प्रतीक है दीप शिखा, ये प्रतीक है त्याग और समर्पण का। अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को न्यौछावर करके, अपने आप को जला करके दूसरों को आलोकित करना ही दीप शिखा की नियति है। तो मतलब साफ है कि दीप शिखा यहाँ पर प्रतीक है त्याग और समर्पण का। यदि आप निराला जी की रचनाओं की प्रतीकात्मकता देखें, जैसे बादल राग, बादल राग, अब यहाँ पर बड़ा ही सुंदर, ये निराला जी का प्रिय प्रतीक है बादल। यहाँ पर बादल की प्रतीकात्मकता आप देखें तो बादल जो है ये सृजन का भी प्रतीक होता है, बादल जो है ये ध्वंस का भी प्रतीक होता है, और बादल जो है वो द्वंद्व या संघर्ष का भी प्रतीक होता है, विद्रोह का भी प्रतीक होता है। तो इसे आप बादल राग कविता में बादल को सृजन के प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं, ध्वंस के प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ बादल के विद्रोही तेवर के, उसके संघर्ष के कारण आप उसको विद्रोह के प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं। निराला जी की अन्य रचनाओं की बात करें, जैसे निराला जी की एक बड़ी चर्चित कविता है कुकुरमुत्ता। निराला जी ने कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता और गुलाब, दो बड़े ही सुंदर प्रतीकों का प्रयोग किया है। जहां पर कुकुरमुत्ता जो है ये सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो गुलाब है वो पूंजपति वर्ग या अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कुकुरमुत्ता जो है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। ठीक इसी तरह से आप अज्ञेय जी की रचना में देखें, अज्ञेय जी की रचनाओं में आपने आंगन के पार द्वार का नाम सुना होगा। आंगन के पार द्वार, आपने अज्ञेय जी की रचना नदी के द्वीप पढ़ी होगी, नदी के द्वीप। अगर यहाँ इन रचनाओं में प्रतीकात्मकता की बात करें तो यहाँ देखिए आंगन जो है वो व्यक्ति के अंतर जगत का प्रतीक है, आदमी के अंदर की दुनिया का प्रतीक है, और द्वार जो है ये व्यक्ति के बहिर्जगत का प्रतीक है, उसके बाहर की दुनिया का प्रतीक है। वैसे ही अगर अज्ञेय जी की रचना नदी के द्वीप देखें तो यहाँ नदी जो है ये समाज का प्रतीक है, और द्वीप जो है ये व्यक्ति का प्रतीक है। इसमें अज्ञेय जी ने स्पष्ट किया है कि द्वीप यदि नदी के साथ बह जाए तो अपना अस्तित्व खो देगा, वो रेत हो जाएगा। वैसे ही व्यक्ति की अपनी निजता होनी चाहिए, वैयक्तिकता होनी चाहिए। वो समाज के फ्लो में अगर बह जाएगा तो अपनी निजी जो उसकी वैयक्तिक पहचान है, अपना जो वैयक्तिक उसका जो अस्तित्व है उसे वो खो देगा। तो यहाँ पर नदी और द्वीप, आपको यदि याद हो
तो ये पूछा भी जा चुका है कि भाई नदी किस चीज का प्रतीक है या द्वीप किस चीज का प्रतीक है। इसी तरह से आप अगर मुक्तिबोध की रचनाओं में देखें, मुक्तिबोध का एक बड़ा ही चर्चित संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही चर्चित संग्रह है। अब यहाँ पर चांद जो है परंपरागत रूप से सौंदर्य या अभिजात्य होने का प्रतीक है। सुंदरता के लिए चांद की उपमा दी जाती है, अभिजात्यता के लिए चांद की उपमा दी जाती है। लेकिन यहाँ मुक्तिबोध जी के इस संग्रह में चांद जो है उसका मुंह टेढ़ा है, तो स्पष्ट है यहाँ चांद को इन्होंने ट्रेडिशनल परंपरागत उपमान के रूप में नहीं लिया है, बल्कि चांद को एक नए उपमान के रूप में लिया है। और यहाँ पर चांद जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी चांद जो है वो प्रतीक है पूंजीपति वर्ग का। तो इस तरह से आप हिंदी कविताओं में प्रतीकों की स्थिति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर हर पेपर में आपने देखा होगा कि एक आध प्रतीकात्मकता पूछी ही जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरल शब्दों में मैंने प्रतीक और प्रतीकवाद को समझाने का जो प्रयास किया है, इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे। फिर अगली क्लास में कुछ इसी तरह के विषय के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।